फिर एक बार हम लोगों को हुक्म हुआ कि जाएं और पंडारी कौम को तबाह करें। पंडारी कज़ाकी करते थे और दक्कन के सूबे में, साउथ में ये कस्बों को लूटा करते थे। तो हम उनसे लड़ने गए। कज़ाक भी हम बहुत दिलेरी से लड़े, लेकिन हम लोगों ने फिर कज़ाकों को ढूंढ ढूंढ के खत्म किया। हम गोरे लोगों को नहीं जानते कि वो लड़ाई की इस कदर कोशिश क्यों करते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि वो एक लोटा शराब के लिए वो 10 लड़ाइयाँ लड़ लेंगे। और जिस दिन वो उदास होंगे तो इसका सबब यही होगा कि उनको मतलूबा मकदार में शराब नहीं मिली है। गोरा साहब लोग शराब के दर्शन के लिए मरे जाते हैं और एक दिन शराब ही अमूमन इनकी जान ले लेती है। चुनांचे ऐसा हुआ कि पंडारी कौम से लड़ने में मैं जख्मी हो गया और अस्पताल में कई दिन रहा, क्योंकि मेरी पीठ में गोली लग गई थी। जब गोली निकली तो मुझे आराम आया। फिर मुझे सिक लीव मिल गई, मैं गांव चला गया। वहां जाके पता पड़ा गांव में इस अरसे में ना कोई मरा ना गिरा, सब कारोबार बदस्तूर चल रहा था। वहां मेरी माँ ने एक जमींदार की बेटी के साथ मेरे लगन का बंदोबस्त कर रखा था। मेरी ख्वाहिश शादी की नहीं थी, मगर मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मैंने औरत को देखना चाहा और उसकी दाई से कैफियत पूछी। दाई ने बताया कि वो हरनी की तरह है, उसकी आंखें ऐसी हैं, चेहरा चांद का सा है, बहुत खूबसूरत है। जब मेरी शादी हो गई, अव्वल जब मैंने औरत का मुंह देखा तो वो दाई के बयान के बिल्कुल बरक्स था। जिस चांद पे चेचक के दाग हों, बताएं वो चांद कैसे खूबसूरत हो सकता है। किस्सा कूता, मेरी रुखसत खत्म हुई, औरत को वालदा के सुपुर्द किया और मैं अपनी पलटन लौट कर आया। कुछ अरसे के बाद मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ। तो अब आगे का किस्सा बयान करते हैं कि हमें भरतपुर के किले पे हुक्म हमला करने का हुक्म मिला। ये किला बहुत मजबूत था, वहाँ भारी तोपें मौजूद थीं। लॉर्ड साहब ने भी भारी तोपों से गोलाबारी की, लेकिन किला टस से मस न हुआ। इसके बाद हमारे साहब लोगों ने सुरंग बनाकर किले के अंदर जाना चाहा। चंद हफ्ते में सुरंग में किले के एक बड़े ब्रिज के नीचे सुरंग पहुंच गई। गोला बारूद भर दिया गया। अब किले वाले जो थे बड़ी तोप लेके ऐन उसी सुरंग के ऊपर खड़े हो गए। वो देखना चाहते थे कि दुश्मन क्या करते हैं, और हम भी कैंप से निकल के देख रहे थे कि जब बारूद फटेगा तो क्या होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि फलीता शायद बुझ गया था, क्या था, सब लोग यही देख रहे थे कि अचानक जोर का धमाका हुआ और किला उस पर किले की दीवार उस पे जो बड़ी बड़ी तोप दुश्मन लेकर आया था वो रखी हुई थी, उसके आदमी सब हवा में उड़ गए। तोप भी नीचे सुरंग में जा गिरी और हमारी कंपनी बड़ी आसानी से इसमें दाखिल हो गई। तो वहां लूट मार शुरू हुई, साहब लोगों ने भी लूट मार की। तो मैंने एक मरी औरत के गले में हार देखा, तो वो मैंने उतार लिया। इस बात को मेरे दो साहब लोगों ने देख लिया, उन्होंने आके मुझसे हार छीन लिया और आपस में आधा आधा बांट लिया। मैं क्या कर सकता था। फिर मैंने देखा शाम के वक्त उनमें से एक साहब बहुत नशे में धुत पड़ा हुआ था। मैंने उसके जेब से आसानी से वो हार निकाल लिया, क्योंकि उसमें उससे मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तो बहुत से सारे शहरी भी उस किले में मारे गए। मैं तो खुद देखकर, वो सुरंग में जो तोप पड़ी थी, तोप के नीचे भी बहुत सारे लोग पड़े थे, मरे हुए पड़े थे, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तो इस तोप का नाम फतेह जंग था और बहुत भारी तोप थी। और सुना था कि इसमें जो गोला बारूद पड़ता था वो एक घड़े के बराबर था, घड़े से ही बड़ा था, अनाज रखने वाला। इसमें 75 किलो बारूद आता था। एक साल गुजर गया तो मुझे हवलदारी का ओहदा मिला।
1837 में खबर फैली कि साहब लोगों की मर्जी है कि शाह शुजाउल मुल्क को दोबारा अफगानिस्तान में तख्त नशीन कराया जाए। तो तमाम हिंद में हलचल मच गई। सिपाही लोग इंडस पार जाने से घबराते थे क्योंकि ये धर्म के खिलाफ। बहरहाल 1838 में रोड़ी पर किश्तियों के पुल के जरिए फौज उस पार उतरी। शिकारपुर से आगे रेगिस्तानी इलाका था और दादू जहन्नुम का नमूना था। गर्मी से हमारे सिपाही मरने लगे। जगह जगह डाकू छुप कर हम पर हमले भी करते रहे। गीदड़ हमारे लश्कर के पीछे पीछे लगे रहते थे। हमारा जो सिपाही मरता था समझो कि बदनसीब की मिट्टी खराब थी, क्योंकि हम दफन करते थे, वो रात को निकाल के खा जाते थे। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिपाही जो मरे और गिदड़ों के पेट में पहुंचे थे, क्यों हमें कहा जाता था कि इंडस के पार जाना गुनाह है। हम कोयटा पहुंचे तो वहां सर्दी थी कि हमारी फौज कंधार में दाखिल हुई। इसके बाद गजनी पे हमला किया। किला वहां बहुत मजबूत था और किलेदार का नाम हैदर अली था, लेकिन उसके एक मुखालिफ ने हमें रास्ता बता दिया था। हमने ये किला फतह कर लिया। हैदर अली गिरफ्तार हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ही लॉर्ड साहब के सामने न डरा और बेधड़क गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, अगर मुझे आजाद करोगे मैं तुम्हें कहीं का न छोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम लोग मेरे मुल्क काबुल से निकल जाओ। उसकी ये बात सुनकर लॉर्ड साहब बिल्कुल ही नाराज नहीं हुआ। उसने कहा, तू बड़ा जरी जमा है और बेखौफ आदमी है, मगर हम क्या करें, हम सरकार के कंपनी के नौकर लोग हैं, उसी के हुक्म के इतायत करना है। मैंने ये अजीब तरीका लड़ाई में लॉर्ड साहबान का देखा। अगर ऐसी बात किसी नवाब राजा के आगे की होती किसी ने, या इससे आधी बात भी की होती, तो उसको टुकड़े टुकड़े उसी वक्त कर दिए जाते। 1839 का ये मौका था। चंद मेम साहब लोग भी वहां पहुंच गई थी और गजनी के बाद फौज काबुल पहुंच गई और मनादी हो गई कि शाह शुजा बादशाह है। अवाम इस शाह शुजा से सख्त नाला थे। हमारी फौज वहीं पड़ी रही। 2 साल गुजर गए। अगर हमारी फौज वहां ना होती तो शाह शुजा की खैर न थी। 2 साल के बाद अफगानियों ने बगावत कर दी, बड़े साहब को कत्ल कर दिया और शाह शुजा को भी कत्ल कर दिया। हमारी फौज ने जान बचा के निकलना चाहा तो उसे गाजर मूली की तरह काट डाला। मैं जख्मी होकर किसी न किसी तरह बच गया तो अफगानियों ने मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे काबुल के चौक पर उन्होंने मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। कुछ गोरे लोग भी वहां फरोख्त होने के लिए मौजूद थे। मेरा आका जो था तंबाकू का ताजिर था। एक दफा वो मुझे किसी काम से गजनी गया तो मैं एक तजारती काफिले के साथ फरार होकर हिंदुस्तान पहुंच गया। अक्टूबर 1843 में हम लोग फिरोजपुर पहुंचे और मैं अपनी पलटन में बहाल हो गया। इसके बाद सिखों से 2 मार्के हुए। सिख बड़ी बेजगरी से लड़े। मैंने ऐसी घमसान की लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी, मगर उन्हें भी शिकस्त हुई। फरवरी 1846 में हमारी फौज पंजाब के दारुल सल्तनत लाहौर में दाखिल हो गई। अब मैं 25 साल नौकरी कर चुका था। बजित 7 जख्म और 4 तमगे, मेरे पास कुछ न था। ज़ईफ होता होता जाता था। इस अरसे में मेरा बेटा जवान होकर फौज में भर्ती हो गया। एक बार वो सिंध की किसी मुहिम पे गया था कि वहाँ फौज में कोई बीमारी फैल गई। सैकड़ों सिपाही मर गए। मेरे बेटे का खत आया कि वो भी बीमार है और अस्पताल में है और बचने की उम्मीद नहीं है। सन 1847 में 2 लॉर्ड साहिबान मुल्तान गए थे कि मारे गए। इस पे सरकार ने किले पे हमले का हुक्म दिया।
हमारा मुकाबला दरियाए झेलम के किनारे सिखों से हुआ। ये सिख लोग अक्सर घोड़े पर सवार होकर लड़ने आते थे। इस जंग में हमने सिखों आते थे और हमारी तरफ से भी कहते थे कि एक के मुकाबले में एक लड़े। तो गोरे साहबान जब लड़ने जाते थे उनके किसी सरदार से, तो अगर जख्मी हो जाते थे तो वो मुक्के दिखाते थे दुश्मन को और या गालियां देते थे, लानत मारा करते थे। लेकिन जब हमारा सिपाही, काला सिपाही जख्मी होता था तो फिर वो अपना बाजू पकड़ के कंपनी बहादुर की दुहाई देता था, दुश्मन को लानत मलामत न करता था। खैर मुल्तान फतह हुआ, इसके बाद गुजरात फतह किया और देखते ही देखते सरकारी पलटनें तमाम पंजाब, लाहौर, वजीराबाद, झेलम, रावलपिंडी, अटक, पेशावर वगैरह में मुतय्यन हो गई। 1855 में बंगाल में संथालियों ने शुरूश बर्पा कर दी। उस वक्त हमारी पलटन रानीगंज में थी। वहीं मैंने जिंदगी में पहली बार ट्रेन देखा और समुद्री जहाज देखे। संथालियों की शोरश दबा दी गई। फिर फौज में, सिपाहियों में मजहब की बहुमती का शौरा हुआ। कारतूस की चर्बी पे इख्तलाफ हुआ। मैं तो छुट्टी पे गांव चला गया था, मगर हर रोज मुख्तलिफ शहरों और छावनियों से खबर आती थी कि वो बागियों के कब्जे में चले गए। एक रोज बागी सिपाही हमारे गांव में आ गए और मुझे गिरफ्तार करके अपने हमरा ले गए। कानपुर के करीब कंपनी बहादुर के एक ट्रूप से मुकाबला हुआ और मुझे रिहाई नसीब हुई। मैं लखनऊ में मुतय्यन था कि वहाँ वहाँ अचानक एक दिन अपने बेटे को देखा। वो बागी कैदियों में शामिल था। मैं उससे लपट कर खूब रोया, क्योंकि इन कैदियों को गोली मारे जाने का हुक्म था और गोली चलाने वालों में मुझे भी शामिल किया गया था। मुझे अपने लख्त जिगर का जल्लाद बनना था। मैं फूट फूट कर रोया तो मेजर साहब को रहम आ गया और मुझे गोली चलाने के काम से हटा दिया गया। कुछ देर बाद फायर की आवाज आई। लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा मौत से बिल्कुल नहीं डरता। Please subscribe, share, comment. Thank you.